हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। आपको जो मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। 16 जून 2020 यानी गलवान की घटना से ठीक अगली रात को समय था रात के 1:22 उत्तराखंड के पहाड़ों से लगभग 30,000 फुट की ऊंचाई पर इंडियन एयरफोर्स का एक फाल्कन अवाक यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम चाइना की हरकतों पर नजर रखने के लिए गश्त लगा रहा था। अब ये अवाक कैसे काम करता है ये भी जान लो। तो देखो, इसके ऊपर एक रोटोडोम लगा है यानी एक 360 डिग्री में घूमता हुआ रेडार जो लगभग 400 से 600 किलोमीटर के एरिया को यानी कि एयर स्पेस को स्कैन कर सकता है। दुश्मन के मिसाइल, ड्रोन, एयरक्राफ्ट, इन सारी चीजों को ट्रैक कर सकता है। अपने और दुश्मन के एयरक्राफ्ट में फर्क कर सकता है यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो। ये टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर होती है। ये ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेशन कर सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम को गाइड कर सकता है कि उसे कहां पर निशाना लगाना है। ये खुद लड़ाई में शामिल नहीं होता और अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, बल्कि ये लड़ाई में फाइटर जेट्स को डायरेक्टर की तरह दिशा निर्देश देता है। और क्योंकि ये खुद लड़ नहीं सकता, इसीलिए इसकी रक्षा के लिए हमेशा 2-4 फाइटर प्लेन इसके आसपास रहते हैं। अब ये भारतीय वायुसेना का अवाक, जिसका कॉल साइन गरुड़ा 1 है, ये लगभग 300 डिग्री में 600 किलोमीटर के एरिया को स्कैन कर रहा था और तभी इसे अपने रडार पर चाइना के स्टेल्थ फाइटर यानी कि J-20 की अजीब हरकतें रडार पे डिटेक्ट होती हैं। अब देखो, कमाल की बात ये है कि चाइना के J-20 की हरकतें ग्राउंड बेस्ड रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता और यहीं पे अवाक काम आता है यानी कि हवा में उड़ता हुआ रडार। अब सुबह के 3:16 पर हमारे अवाक के रडार ऑपरेटर की आवाज आती है, कॉन्टैक्ट डिटेक्टेड, बोगी एट 520 किलोमीटर, 28,000 फीट, हेडिंग 210 साउथ वेस्ट, स्पीड मैक 1.5। अब इस डाटा का क्या मतलब है? देखो, बोगी का मतलब हो गया दुश्मन देश का प्लेन, 520 किलोमीटर हो गई उसकी दूरी और 28,000 फुट हो गई उसकी ऊंचाई और 210 डिग्री साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में वो फाइटर प्लेन मूव कर रहा है। अब ये सारी चीजें ग्राउंड रडार डिटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि ये फाइटर प्लेन पहाड़ियों के पीछे से आ रहा था और अगर ये पहाड़ियों के सामने भी आ जाता तो इसकी स्टेल्थ कोटिंग यानी जिस रैम का इस्तेमाल इसके ऊपर किया गया था यानी रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल का, वो इसे ग्राउंड बेस्ड रडार से लगभग छुपा ही लेते। और जिन जगहों को ग्राउंड बेस्ड रडार स्कैन नहीं कर सकता उन्हें ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। लेकिन क्योंकि हवा में अवाक्स मौजूद था तो उसके पावरफुल रडार ने इसको डिटेक्ट कर लिया। अब अवाक से मौजूद मिशन डायरेक्टर तुरंत एक संदेश भेजते हैं, सुखोई फॉर्मेशन फाल्कन 3 वेक्टर 042 क्लाइम टू 30,000 फीट, इंटरसेप्ट J-20, टारगेट लॉक टू फॉलो। अब इसका क्या मतलब है? देखो, फाल्कन 3 हो गया जहाज का कॉल साइन यानी जैसे जहाज को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, किसी ने टाइगर रख दिया, किसी ने अल्फा रख दिया, ऐसे ही फाल्कन 3। और वेक्टर 042 का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में। कंपास में 000 को बोलते हैं नॉर्थ, 90 को ईस्ट, 180 को साउथ और 270 को वेस्ट कहा जाता है। तो ये जो 42 डिग्री है ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगा, तो इसीलिए इसे नॉर्थ ईस्ट कहा गया है। 30,000 फीट का मतलब हो गया कि जहाज की ऊंचाई और इंटरसेप्ट का मतलब है कि गरुड़ा 1 यानी अवाक ने उसको पकड़ लिया है। टारगेट लॉक टू फॉलो का मतलब हुआ कि टारगेट को लॉक किया जा चुका है और उसका पीछा करो। अब हमारा अवाक सुखोई एयरक्राफ्ट को लाइव फीड देता है यानी कि दुश्मन का जहाज कहां पर है, किस रफ्तार पर है, ये सारी जानकारी सुखोई एयरक्राफ्ट को दी जाती है। इसके बाद मिशन डायरेक्टर एक और संदेश भेजते हैं, टारगेट 19 किलोमीटर लेफ्ट बैंक डिसेंडिंग, मिसाइल लॉक एडवाइजेबल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन का जहाज लेफ्ट दिशा में मुड़ रहा है और उस पर मिसाइल लॉक करने की सलाह दी जाती है। अब यहाँ पर जो मिसाइल काम आएगी वो है BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि जो चीज एयरक्राफ्ट के रडार पर दिखाई भी नहीं दे रही, अवाक उसे अपनी सहायता से ट्रैक और टारगेट करने में मदद कर देगा। यानी मिसाइल तो फाइटर प्लेन फायर करेगा लेकिन उसे गाइड करने का काम करेगा अवाक। अब ठीक सुबह के 4:10 पर चीन की तरफ से क्रूज मिसाइल फायर होती है और क्योंकि क्रूज मिसाइल लो एल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर चलती है तो ग्राउंड बेस्ड रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन अवाक इसके थर्मल रडार सिग्नेचर से इसको डिटेक्ट कर लेता है। इसके बाद अवाक से एक और मैसेज भेजा जाता है, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मैक 8, एल्टीट्यूड 3000 फीट, बियरिंग नॉर्थ ईस्ट, अलर्ट आकाश बैटरी। अब इस लाइन का मतलब है कि मिसाइल कहां से आ रही है, कहां जा रही है, किस रफ्तार पर जा रही है और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पे डाल दिया जाता है। अब ये सारी घटनाएं चल ही रही थी कि तभी भारत का नेत्र यानी कि एक और अवाक जिसे DRDO ने डेवलप किया है वो भी हवा में पहुंच जाता है, जो हमारे देश के ईस्टर्न सेक्टर को संभाल रहा था। अब ये दोनों अवाक एक दूसरे से सिक्योर्ड इनक्रिप्टेड लाइन पर डाटा शेयर करते हैं। अब इनका काम है बैटल को मैनेज करना यानी कौन सा फाइटर प्लेन किस फाइटर प्लेन के पीछे जाएगा, किसको टारगेट करेगा और कैसे दुश्मन से बचेगा, ये सारा कोऑर्डिनेशन ये दोनों अवाक मिलकर करेंगे। अब ठीक सुबह के 4:44 पर चीन की तरफ से एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ड्रोन भेजा जाता है जो हमारे अवाक के रेडार कम्युनिकेशन को जैम करने की कोशिश करता है। तभी रेडार ऑपरेटर चिल्लाता है, जैमिंग बस डिटेक्टेड। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जिसमें तेजी से रेडार की फ्रीक्वेंसी बदलना, सिग्नल को फिल्टर करना, मतलब कौन सा जैमिंग सिग्नल है और कौन सा एक्चुअल सिग्नल,
इन दोनों में फर्क करना और डाटा लिंक को रिस्टोर करना, ये सारी चीजें शामिल हैं। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक बर्स्ट इतनी पावरफुल है तो इसे हमेशा इस्तेमाल क्यों नहीं करते, मतलब बार बार इस्तेमाल करो। तो देखो ऐसा नहीं कर सकते, इसके पीछे कई कारण है। ये दो धारी तलवार की तरह काम करता है, मतलब जब आप दुश्मन के रडार को अंधा बनाने की कोशिश करोगे तो इसका असर आपके अपने रडार पर भी होता है, यानी ना दुश्मन को दिखाई देगा ना आपको कुछ दिखाई देगा। और ऐसा हो सकता है, होगा ही, जरूरी नहीं है। दूसरा, जब ये हाई एनर्जी बर्स्ट डिटेक्ट होती हैं तो दुश्मन को आपकी लोकेशन का पता भी लग सकता है। फिर अगर आप इन्हें बार बार इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन का सिस्टम अडेप्ट कर लेगा, यानी कि वो समझ जाएगा कि ये क्या चीज है और इन्हें फिल्टर कर देगा। और ये काम बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है, यानी कि बहुत ऊर्जा खर्च होती है। इसे करने के लिए एयरक्राफ्ट के और बहुत सारी जरूरी चीजों को बंद करना पड़ता है और बहुत छोटे समय के लिए ही ये काम किया जा सकता है, यानी कि आप अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए ये काम बार बार लगातार नहीं किया जाता, बल्कि सही मौके पर सही टाइमिंग के साथ किया जाता है। अब आगे सुनिए। अब देखो, चाइनीज फाइटर प्लेन को ये तो समझ में आ गया था कि जब तक इंडिया के अवाक्स हवा में हैं, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए अब चाइना के 2 फाइटर प्लेन भारत के अवाक्स को गिराने के लिए आते हैं। इसके बाद हमारे अवाक्स की सुरक्षा में लगे हुए जो जहाज थे उनसे संपर्क किया जाता है और उन्हें बताया जाता है एनिमी लॉक ऑन गरुड़ा 1 डिटेक्टेड, मिसाइल लॉन्च सस्पेक्टेड। अब इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन ने गरुड़ा 1 को लॉक कर लिया है और वो मिसाइल लॉन्च कर सकता है। अब क्योंकि अवाक्स अपनी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए भारत के 2 मिराज 2000 अवाक की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और मुसीबत आती है। इस टाइम हवा में 27 एनिमी प्लेन है, 6 फ्रेंडली फाइटर यानी कि हमारे जहाज हैं, 3 क्रूज मिसाइल हैं और 12 ऑब्जेक्ट्स को लगातार रडार पर ट्रैक किया जा रहा है। इसके अलावा एक जैमिंग अटेम्प्ट को भी फेल किया गया है। अब ये सारी चीजें इकट्ठी डाटा ओवरलोड का कारण बनती हैं, यानी कि अवाक इन सारी चीजों को एक साथ झेलने के लिए नहीं बना, मतलब वो इससे ज्यादा चीजों को हैंडल कर सकता है। मतलब अगर बहुत सारे प्लेन हवा में हैं तो उन्हें ट्रैक कर सकता है, लेकिन एक काम एक टाइम पर। जब उसे बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ेंगे तो इसे डाटा ओवरलोड कहते हैं। अब यहाँ पर अवाक की रिलेवेंस फिल्टरिंग को एक्टिवेट किया जाता है, मतलब जो काम जरूरी है बस वही करना है। इसके बाद भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम चाइना की तरफ से आ रही क्रूज मिसाइल को ट्रैक करके उसे नष्ट कर देता है और अवाक्स की मदद से चाइनीज J-20 फाइटर प्लेन को भी मार गिराया जाता है। और ये जो चाइना का सरप्राइज अटैक था ये लगभग फेल हो गया। सुबह लगभग 6:12 पर युद्ध शांत होता है। भारत के Su-30 बेस पर वापस लैंड करते हैं। भारत का अवाक्स गरुड़ा 1 अभी भी हवा में स्कैन कर रहा है और Su-30 MKI आखिरी एयर पेट्रोल पर है। इसके बाद सुबह दोनों देश आपस में हॉटलाइन पर बात करते हैं और मामला शांत होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कमाल है, इस ऑपरेशन के बारे में भारत सरकार चुप, चाइना चुप और हमारी मीडिया को तो इसकी खबर तक नहीं। इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? भाई साहब, चर्चा होगी कैसे, आप ये बताओ। अभी 20 मिनट पहले बनाई है ये कहानी मैंने। सॉरी, क्या बात कर रहे हैं? अब मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। और अपने आप को ठगा हुआ महसूस मत करो, कारण बताता हूं। देखो भैया, हम ठहरे टीचर आदमी और इसे कहते हैं पढ़ाने की कला, जिसमें पढ़ने वाले को ये पता ही नहीं लगता कि उसको पढ़ा दिया गया। अब बातों ही बातों में कहानी के जरिए मैंने एक अवाक सिस्टम कैसे काम करता है आपको ये समझा दिया। वैसे पढ़ाने बैठता तो आप सुनते ही ना। अब अगर इन सारी चीजों में मजा आया तो थोड़ा सा इसका इतिहास भी जान लो। उसके बाद आपको बताऊंगा कि इस सिस्टम का एक पाकिस्तानी एंगल क्या है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर इससे कैसे जुड़ा हुआ है। तो देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दुनिया का पहला रडार सिस्टम डेवलप हुआ जिसे ब्रिटेन ने बनाया था और उसका नाम रखा था चेन होम सिस्टम। अब अमेरिका को यह लगा कि अगर लो लेवल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि अगर कम ऊंचाई पर मिसाइल को फायर किया जाए तो ये रडार सिस्टम बिल्कुल बेकार है। तो अमेरिका ने यह सोचा कि क्यों ना एक ऐसा रडार सिस्टम बनाया जाए जो हवा में 360 डिग्री में निगरानी कर सके। तब जाकर अमेरिका ने एक हवाई जहाज के ऊपर रडार को फिट करके उसे हवा में उड़ा दिया। लेकिन भाई साहब, क्योंकि ये पहला मॉडल था तो सिर्फ एक ही दिशा में ये देख सकता था। रेंज भी ज्यादा नहीं थी, भारी भी बहुत था। फिर अमेरिका को यह पता लगा कि सोवियत यूनियन Tu-126 मॉस नाम का एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बना चुका है, यानी कि उड़ता हुआ रडार। अब ये सब पता लग के अमेरिका कहां पीछे रहने वाला था। अब अमेरिका ने बोइंग के साथ मिलकर E-3 सेंट्री नाम का एक अवाक्स प्रोग्राम शुरू कर दिया और बस हवा में 360 डिग्री घूमने वाला रडार तैयार हो गया। अब देखो, क्योंकि एक भारी भरकम रडार इसके सर पे टंगा हुआ है तो इसे काफी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और ये ऊर्जा इसे जनरेटर की मदद से मिलती है, जो जनरेटर इसके जेट इंजन की मदद से चलते हैं। जब ये रडार डेवलप हुआ तो नेटो देशों ने इसमें मतलब भारी इन्वेस्टमेंट किया और इसे खरीद भी लिया। पैसा किसकी जेब में गया? अमेरिका की। फायदा किसको हुआ? अमेरिका को। भाई साहब, लड़ाई में हमेशा हथियार बेचने वाले को ही फायदा होता है, लड़ने वाले तो हमेशा नुकसान में ही रहते हैं। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं एक और अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि एक
अवाक सिस्टम अंदर से कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो कैसे काम करता है, बिजली कहां से मिलती है, मतलब उससे जुड़ी हुई ABCD सब कुछ सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब जो मैंने आपको बताया है इस जानकारी का एक पाकिस्तानी एंगल भी समझ लो। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो है एक वीडियो क्लिप, यानी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर मार्शल की एक वीडियो क्लिप जिनका नाम है मसूद अख्तर। जरा पहले ये सुनो फिर बताता हूँ। 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा, और जैसे ही पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। आज जो हुआ है दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी। इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है। अब देखो, अगर आपका कोई जानने वाला एयरफोर्स का हिस्सा रहा है या आप खुद एयरफोर्स का हिस्सा हैं, तो आपको ये बात पता होगी कि थोड़ी बहुत अंदर की जानकारी सबको मिल ही जाती है। अब नेताओं का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो फौजी होते हैं उन्हें तो अपने देश की चिंता रहती है। तो ये भाई साहब जो बात बोल रहे हैं उस पर यकीन किया जा सकता है। और अब सुनो सबसे कमाल की बात, पाकिस्तान ने ऑफिशियली भारत के रफाल और S-400 को गिराने का दावा किया है, मतलब उड़ाने का दावा किया है, लेकिन प्रूफ नहीं दिया। जबकि ये काम तो बहुत आसान है। मिसाइल का जो किल कंफर्मेशन लूप का डाटा है, उसके लॉग्स है, आप उसे सार्वजनिक कर दो, अपने आप साबित हो जाएगा। अब देखो, ये जो मैंने बोला है किल कंफर्मेशन लूप, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस पेपर में मिल जाएगी। और ये आपके पढ़ने के लिए मैं विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके पढ़ लेना। अब वापस चलते हैं पाकिस्तान वाली बात पर। तो भाई साहब, पाकिस्तान ने मिसाइल के लॉग्स, यानी कि जिस मिसाइल से हमारे वेपन सिस्टम को हिट किया है, उसके लॉग्स सार्वजनिक करे ही नहीं है। अब यहाँ दो चीजें हो सकती हैं, या तो जानबूझ के सार्वजनिक नहीं करे हैं, या उनके पास ऐसे लॉग्स है ही नहीं। और ये अकेला तरीका नहीं है जिससे आप दुश्मन के जो आपने नुकसान करे हैं, उनके एसेट्स को जो नुकसान पहुंचाया है उसे साबित कर सकते हैं, बल्कि और भी बहुत सारे तरीके हैं। आइए बताता हूं। देखो, सबसे पहला हो गया अवाक्स का डाटा, यानी कि आपका एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो डाटा है, उसके जो लॉग्स हैं, आप उससे ये बात साबित कर सकते हो कि आपने दुश्मन के किस एसेट को नुकसान पहुंचाया है। अब सवाल आता है ये कि क्या पाकिस्तान के पास अवाक्स है? तो बिल्कुल है। अब अगर उनके पास अवाक्स है और इस युद्ध में उन्होंने इस्तेमाल नहीं करे हैं, तो भाई साहब वो कर क्या रहे हैं? क्या सजाने के लिए रखे हैं? अगर नहीं तो डाटा दे दो, और अगर अवाक्स बचा ही नहीं है तो डाटा भी नहीं होगा। अब दूसरा तरीका है गूगल अर्थ। अब देखो, ये लाइव फीड तो नहीं देता है, लेकिन बिफोर आफ्टर इमेजेस को कंपेयर करके थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। लेकिन एक तरीका है जिससे कि हमें कुछ और जानकारी मिल सकती है, और वो है फायर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ये नासा के द्वारा बनाया गया है। ये हर पल धरती को स्कैन करता रहता है कि धरती पर कहां आग लगी है। इसके डाटा को आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। और जिस टाइम भारत ने बालाकोट स्ट्राइक या फिर रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, तो इस पर यह डाटा रिकॉर्ड हुआ था। इसके प्रूफ्स इंटरनेट पर मौजूद है। आप इस वेबसाइट पर जाकर इस समय कहां पर आग लगी हुई है ये देख सकते हो। अब इसमें लाल बिंदु का मतलब है कि कहां पर करंटली आग लगी हुई है। ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि पिछले 24 घंटे में कहां पर आग लगी थी या लग रही है, या आग लगे हुए 24 घंटे हो गए हैं। और नीले डॉट का मतलब है कि कहां पर थर्मल एनोमली है, यानी कि जहां पर आग तो नहीं दिखाई दे रही लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब अगर कोई मिसाइल टकराएगा तो जाहिर सी बात है कि हीट सिग्नेचर तो पैदा होगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये उसे रिकॉर्ड कर लेगा। मतलब करना तो चाहिए, क्योंकि ये चीज ये खुद भी क्लेम करते नहीं है, बस कहते हैं कि हाँ मिसाइल का अगर विस्फोट होगा तो ये डिटेक्ट कर लेगा। और ये ओपन सोर्स है, कोई भी देख सकता है। जिस दिन भारत ने हमला किया था मैं इस पर बैठ के ही देख रहा था, बाकी क्या दिखाई दिया ये तो आपको पता ही है। इसके बाद आता है इंफ्रारेड ऑप्टिकल सेंसर या ड्रोन फीड। मतलब कि आपने हमला करा तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक ड्रोन उड़ा दो, ऊपर से देखता रहेगा सब कुछ। क्या ये काम पाकिस्तान ने किया? नहीं किया। हमने किया? बिल्कुल किया। हमारी सेनाओं ने वीडियो फुटेज जारी करे हैं भाई साहब। अब आगे सुनो। मिसाइल सिस्टम के लॉग्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद क्या है देख लेते हैं। इसके बाद आता है रिकवर
कवर्ड रैकेज, यानी कि अगर आपने किसी जहाज को गिराया है तो उसका मलबा तो मिलेगा ना, और अगर मलबा दुश्मन देश के इलाके में गिरा है, यानी कि जिसके जहाज को गिराया है उसी देश में जाकर गिर गया, तो फोटो वोटो अगर कोई खींची है तो वो काम आएगी, बाकी तो और कोई तरीका है नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं। एक तरीका और है, और वो है रेडियो मैसेज इंटरसेप्शन। यानी कि जैसे ही आपकी मिसाइल ने दुश्मन के एयरप्लेन को हिट किया, तो भाई साहब जाहिर सी बात है कि वो पैनिक कम्युनिकेशन तो करेंगे ना, जैसे मेडे मेडे फाल्कन डाउन। तो अगर इस तरह का पैनिक कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हो जाता है तो उसे भी सबूत की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद आता है थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। जब भारत ने बालाकोट में स्ट्राइक करी थी तो उस टाइम पर हमारे देश के आसपास बादल बहुत थे, तो बहुत सारी फुटेजेस जो थी वो ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। लेकिन अनऑफिशियल सोर्स की इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, इन फुटेजेस को हासिल करने में इजराइल के सैटेलाइट्स ने हमारी मदद करी थी। वैसे इस बात को भारत सरकार ने कभी क्लेम नहीं किया, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेज से ये जानकारी मीडिया में सर्कुलेट कर रही थी। उड़ती उड़ती मेरे सामने भी आई तो मैंने भी पकड़ ली। अब आगे सुनिए। तो जी ये वो कुछ तरीके हैं जिनसे आप ये पता लगा सकते हो कि आपने दुश्मन का कितना नुकसान करा है। अब यहाँ पर सवाल आता है ये कि ये सारी जानकारी सार्वजनिक करने का सबसे बढ़िया समय कौन सा है और क्यों करें सार्वजनिक। तो देखो, साइकोलॉजिकल वारफेयर, यानी कि दुश्मन देश की सेना के मोराल को तोड़ने के लिए, देश की जनता के मोराल को तोड़ने के लिए, या यूनाइटेड नेशंस में अपनी बात को साबित करने के लिए, या अपने साथ जो मित्र मुल्क हैं, जो आपके फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनको ये बताने के लिए कि आपने क्या किया है, ये सारी चीजें काम आती हैं। अब देखो, मैंने आपको बहुत सारी जानकारी बता तो दी, लेकिन हर इंफॉर्मेशन के ना दो पहलू होते हैं। एक वो जो सुनने में अच्छा लगता है, और एक वो जिसे जानबूझकर जब इंफॉर्मेशन परोसी जाती है तो फिल्टर कर दिया जाता है, क्योंकि वो किसी के एजेंडे को सूट नहीं करता। लेकिन मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैं आपको दोनों पहलू बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जब कोई देश दूसरे के नुकसान की जानकारी को सार्वजनिक ना करे, जानबूझ के ना करे। अगर मिसाइल के लॉग्स या फिर अपने रडार के लॉग सार्वजनिक कर दिए जाए तो दुश्मन को आपकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज के बारे में पता लग सकता है। हो सकता है कि इन सबूतों का इस्तेमाल करके आप पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जाए कि देखो दूसरे ने हमारा कितना नुकसान कर दिया। अगर आप ये जानकारी सार्वजनिक करते हो तो आपके रडार की रेंज, उसकी ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज, वो किस फ्रीक्वेंसी पर काम कर सकता है या कर रहा है, ये सारी जानकारी दुश्मन के हाथ लग जाएंगी और भविष्य में वो इसको इस्तेमाल करके एक बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ आपके सामने लड़ाई के लिए आ जाएगा। अब अगर आपकी मिसाइल के लॉग्स दुश्मन के हाथ लग जाए, मतलब आपने खुद ही सार्वजनिक कर दिए, तो दुश्मन इनका इस्तेमाल करके काउंटर मिसाइल सिस्टम भी बना सकता है। इसके अलावा अगर दुश्मन को यह पता लग जाए कि आपका इमरजेंसी रिस्पांस टाइम क्या है, तो भविष्य में वो एक सरप्राइज अटैक को भी प्लान कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान इतना सोचता होगा। मतलब देखो, समझदार लोग तो वहां भी होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि समझदार लोगों की वहां पर ज्यादा चलती होगी, जो ड्रामे आजकल हम वहां देख रहे हैं उसके हिसाब से। अब यहाँ पर आप ये भी जान लो कि अपनी चीजों को गुप्त रखने की वजह से स्ट्रेटेजिक डेटरेंस मेंटेन रहता है, तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें मतलब आम लोगों के बीच में बताई जाए। और एक मुझे बड़ा शक है कि भारत ने पब्लिकली तो ये सारी चीजें नहीं बताई हैं, लेकिन भारत का जो डेलीगेशन इस टाइम विदेश में घूम के अलग अलग देशों में जा रहा है, शायद वहां पर जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, मतलब हो सकता है कि शायद ये डाटा उनसे शेयर कर दिया गया हो। मतलब पाकिस्तान ने हमारा कोई नुकसान करा या नहीं करा, इसको तो मतलब लोग इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन हमने क्या किया है ये सबको पता है। अब यहाँ एक कमाल की बात सुनो, जब भारत सरकार से ये जानकारी प्रेस ने मांगी कि भाई आपने पाकिस्तानी कौन कौन से एसेट्स को उड़ाया है, जरा वो बता दो, तो भारत सरकार बिल्कुल चुप, कोई जवाब नहीं। उन्होंने बस इतना किया कि हाँ हमने नुकसान किया है, इतना काफी है, बस इतना ही जानो। अजीब बात यह है कि जिसका नुकसान हुआ है वो तो खुश हो रहा है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और जिसने नुकसान किया है वो बिल्कुल चुप बैठा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है या एक काली दाल ही पकाई गई है? अब देखो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि मैं भारत सरकार के ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत नहीं हूँ। मैं तो जी पूरी तरह सहमत हूँ, अपने लिए वही सच है जो हमारी आर्मी ने बोल दिया। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी जानकारी ऐसी है जिसे शायद पब्लिक में बताना अभी सही नहीं होगा, इसीलिए छुपाई जा रही है। देखो, वैसे ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो प्लान कर रहा हूँ, जिसके बारे में डाटा को पढ़ते पढ़ते लगभग मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं, जिसमें अलग अलग जर्नल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, मतलब ट्रस्टेड सोर्सेज हैं। और अभी भी मेरा जो डाटा है कलेक्शन वो बढ़ता ही जा रहा है। और ये सारी चीजें पढ़ने के बाद मेरी अपनी खुद की एक थ्योरी डेवलप हुई है इस ऑपरेशन को लेकर। और भाई साहब, अगर जो मैं सोच रहा हूँ ये सच हुआ तो आने वाले सालों में काफी धूम धड़ाका देखने को मिलेगा। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर की वीडियो होगी ये मैं विज्ञान रिचार्ज प्लस चैनल पर आपसे डिस्कस करूंगा, तो बिल्कुल तैयार होकर बैठ जाओ, धमाका होने वाला है। तो चलिए, ये है इस वीडियो का अंत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।